हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कांस्टेंट मोशन पार्ट 5, जिसमें कि हम पर्टिकुलर केस इफ़ टेंशन वैनिश बिफोर वेलोसिटी देखेंगे। एक्चुअली ये कल का ही पार्ट होने वाला था, लेकिन कल की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इस वजह से इसको सेपरेट करना पड़ा। तो देख लीजिए, टेंशन वैनिश बिफोर वेलोसिटी हो रहा है, तो टेंशन वाली जो हाइट थी h2, ये हमको पहले मिल जाएगी h1 के। तो h2 जो होगी वो पहले मिल रही है h1 से, तो h2 छोटी होगी h1 से। तो h2 लेस देन h1 हो गया। सॉल्व करें, a/3 प्लस u स्क्वायर अपॉन 3g लेस देन u स्क्वायर अपॉन 2g। तो a/3 लेस देन u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस u स्क्वायर अपॉन 3g। तो a/3 लेस देन u स्क्वायर अपॉन 6g। दिस implies that a/3 लेस देन u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से हमको पता चलता है u स्क्वायर ग्रेटर देन 2ag और u इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट 2ag। ये दो हमको यहाँ से पता चले। इसका मतलब अगर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u ग्रेटर देन अंडर रूट 2ag से फेंक दिया जाए तो वो ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस पे उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन टेंशन ज़ीरो हो जाएगी पहले ही वेलोसिटी ज़ीरो होने के। ये वो वाली वेलोसिटी होगी। इसका मतलब अगर पार्टिकल को हम इस वेलोसिटी से फेंक दें तो उसकी टेंशन वेलोसिटी से पहले ज़ीरो हो जाएगी। अब देखते हैं वो कौन सा ऐसा एंगल होगा जिस पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और कौन सा ऐसा एंगल होगा θ2 जिस पे कि टेंशन ज़ीरो होगी, और कौन सा ऐसा हाइट होगा जिस पे टेंशन ज़ीरो होती है। तो ठीक है, हमको यहाँ पे बेसिकली θ2 और h2 की बात करनी है। ठीक है, तो cos θ2 हम अगर देखें, यहाँ से अगर हम देखें u स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट ग्रेटर देन 2ag है, तो u स्क्वायर अपॉन 2ag, u स्क्वायर अपॉन ag लाना है यहाँ पे। तो u स्क्वायर अपॉन ag ग्रेटर देन 2 ये है। देखिए, u स्क्वायर अपॉन ag को नीचे भेजिए, ग्रेटर देन 2 है। अब हमको ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए u स्क्वायर अपॉन 3ag लाना है। तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दे, तो u स्क्वायर अपॉन 3ag ग्रेटर देन 2/3 हो जाएगा। अब हमको ये 2/3 से माइनस भी करना है, तो 2/3 से माइनस करने के लिए इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, इधर 0 हो जाएगा। इसको हमने इधर भेज लिया है, 2/3 माइनस u स्क्वायर अपॉन 3ag, और u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 3ag, 2/3 माइनस u स्क्वायर अपॉन 3ag। यहाँ से देखिए किसके इक्वल है, cos θ2 के। तो इधर हो जाएगा cos θ2 और तो दिस इम्प्लाइज दैट cos θ2 इज़ लेस देन 0। अब दोनों साइड cos इन्वर्स लें, क्योंकि cos θ2 हमको यहाँ से निकालना है θ2 की वैल्यू, तो दोनों साइड cos इन्वर्स लें। cos इन्वर्स cos θ2 ग्रेटर देन cos इन्वर्स 0 हो जाएगा। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों ये ग्रेटर साइन बदल रहे हैं। तो ये θ2 यहाँ से ग्रेटर देन π/2 आ जाएगा। ये हमको यहाँ से पता चलता है कि θ2 ग्रेटर देन π/2 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमको हाइट देखनी है। तो हाइट देखने के लिए हमको पहली चीज़ तो a/3 प्लस u स्क्वायर, अगर हम यहाँ से देखें तो h2 इज़ इक्वल टू a/3 प्लस u स्क्वायर अपॉन 3g ये है। तो हमको इधर यही वाला केस उठा के चलना है, u स्क्वायर ग्रेटर देन 2ag है, ये हमको पता है। तो u स्क्वायर अपॉन g लाना है, u स्क्वायर अपॉन g कर दें और ये ग्रेटर देन इधर 2a रहने दें। ठीक है, अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें, तो u स्क्वायर अपॉन 3g ग्रेटर देन 2/3a और प्लस a/3, दोनों साइड a/3 ऐड कर दें, a/3 प्लस u स्क्वायर अपॉन 3g ग्रेटर देन a/3 प्लस 2a/3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये a/3 प्लस u स्क्वायर अपॉन 3g की वैल्यू h2 है,
तो H2 ग्रेटर देन 3a/3 मिल गया हमको, 3 कैंसिल, तो यहाँ से हमको मिल गया H2 ग्रेटर देन a। अब इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो एक सर्कल बनाएं जिसकी की रेडियस a है, ये कोई पॉइंट P था, ये कोई पॉइंट Q है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। पार्टिकल को U ग्रेटर देन √2ag से फेंका गया। तो अब जब U ग्रेटर देन √2ag इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है तो पार्टिकल ऐसे पॉइंट तक जाएगा जहाँ की एंगल π/2 से बड़ा हो जाए। तो अगर हम इस एंगल को θ2 मानते हैं तो हमको पार्टिकल ऐसे पॉइंट तक चढ़ाना होगा कि यहाँ पे देखिए θ2 की वैल्यू π/2 हो जाएगी और हाइट की वैल्यू a हो जाएगी। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये h बेसिकली होता है कि पार्टिकल कितना ऊपर है a से, तो ये h होती है। तो यहाँ पर h की वैल्यू a हो जाएगी और जब पार्टिकल q पे चढ़ जाएगा तो θ2 जो है ये π/2 से बड़ा हो गया। यहाँ तक π/2 था, इसके ऊपर चढ़ गया तो θ2 ग्रेटर देन π/2 हो गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। और अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी हाइट आ रही है h, इस पॉइंट पे ये h ये ग्रेटर देन a हो गई, यहाँ तक a है और h हमारा यहाँ तक है, तो ये a से बड़ा हो गया h। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तीनों। जब पार्टिकल को हमने ग्रेटर देन 2ag से फेंका तो वो θ2 ऐसे पॉइंट तक चढ़ा जो कि π/2 से बड़ा है, यानी b के ऊपर चढ़ना चाहिए पार्टिकल, तो हमको वो वाला केस मिल जाएगा कि टेंशन वैनिश्ड बिफोर वेलोसिटी। तो और हाइट, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है हाइट भी a से बड़ी होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हाइट भी a से बड़ी है और एंगल भी π/2 से बड़ा है। तो ये Q कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर टेंशन जो है वो वेलोसिटी से पहले ज़ीरो हो जाएगी। और देखना चाहें अगर तो ये, हाँ, और दूसरी बात कि ये π/2 से बड़ा होना चाहिए, तो हमको b के ऊपर ही ये पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा b के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर टेंशन वेलोसिटी से पहले ज़ीरो होगी, क्योंकि b से नीचे मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि θ2 ग्रेटर देन π/2 हो गया इसलिए। तो इसको इरेज कर दें अगर, ये पॉइंट B था उसको भी हटा दें, ये h हो गया। तो जैसे ही पार्टिकल की टेंशन ज़ीरो होगी, आप पार्टिकल लीजिए कोई, उसको ऐसे ऐसे घुमाइए और जैसे ही आपकी डोरी टूटेगी, किसी डोरी में बांध के ऐसे घुमाइए, जैसे ही डोरी टूटेगी तुरंत वो, जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ में चलता है, ये तो हमको पहले से ही पता है। तो ऐसे ऐसे हम पार्टिकल को घुमा रहे हैं। अब उसकी जो डोरी थी उसमें टेंशन बढ़ने का मतलब है, टेंशन ज़ीरो होने का मतलब है कि डोरी टूट जाएगी। तो डोरी जैसे ही टूटेगी पार्टिकल तुरंत पैराबोलिक पाथ पे हो जाएगा। तो मान लीजिए क्यों ये ऐसा पॉइंट है जिस पे कि टेंशन ज़ीरो हो रही है, तो तुरंत ये पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा, ना कि ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा। तो ये क्यों एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कि टेंशन वेलोसिटी से पहले ज़ीरो हो रही है, तो इसके पास वेलोसिटी तो है लेकिन टेंशन ज़ीरो हो गई। तो जैसे जैसे इसकी टेंशन ज़ीरो होगी तुरंत ये पैराबोलिक पाथ पे आएगा और तब तक पैराबोलिक पाथ पे चलेगा जब तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। तो ये था। अब मैं इस पूरे केस में हमने क्या डिस्कस किया, अगर लिखना चाहें तो लिख दें कि दिस। तो होप आपने वो सब नोट कर लिया होगा। मैंने यहाँ पे क्लीन फिगर बना दिया और लिख भी दिया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ टेंशन वेनिश बिफोर वेलोसिटी, ये हमारा केस था, तो उसके अंडर हमने लिखा है इफ़ वी थ्रो अ पार्टिकल विद वेलोसिटी u ग्रेटर देन √2ag। ये हमने वहाँ पे देखा था कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी आई थी वो अगर √2ag से बड़ी होगी तो ही उसकी टेंशन वेलोसिटी से पहले ज़ीरो होगी। देन इट्स टेंशन वेनिश बिफोर वेलोसिटी, वही लिख दिया। दैट इज़ इट हैज़ सम वेलोसिटी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, टेंशन पहले ज़ीरो हो रही, वेलोसिटी बाद में, तो इसका मतलब कि टेंशन ज़ीरो होते होते उसके पास वेलोसिटी तो बचेगी। तो वही लिखा है इट हैज़ सम वेलोसिटी ड्यू टू विच पार्टिकल कंटिन्यू इट्स मोशन। तो अब जब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगी तब तक वो मोशन तो करेगा ही, लेकिन जैसे ही टेंशन ज़ीरो होगी वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ एक्वायर करेगा। तो वही लिखा है बट इट विल लीव इट्स सर्कुलर पाथ एंड मूव इन पैराबोलिक पाथ। जैसे उसकी टेंशन ज़ीरो हो गई उसके पास कुछ वेलोसिटी फिर भी है, तो वो जब तक उस वेलोसिटी को लॉस नहीं करेगा तब तक वो इस टाइप का पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा।
दिस विल हैपन, और ये जो पूरी हमने चीज़ लिखी है ये कब होगा, ये सब कुछ तब होगा जब हमारा ये बी के ऊपर होगा हर चीज़, क्योंकि बी के नीचे तो ऑसिलेशन कर रहा था, तो बी के ऊपर हमको ऐसे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहीं पे लिखा वेयर थीटा इक्वल टू π/2 और h इक्वल टू ए, यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 है, h इक्वल टू ए है बी पे। तो इस एंगल और इस हाइट के ऊपर हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी थी कि ये जो थीटा था इस केस के लिए थीटा ग्रेटर देन π/2 होना चाहिए और हाइट ग्रेटर देन ए होना चाहिए। अगर आप इतनी सारी चीज़ें लिख देते हैं तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं केस 4। तो अब जो हमारा केस है वो है व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स सर्कुलर पाथ और रीच हाईएस्ट पॉइंट। अभी तक हमने जितने भी केस देखे उसमें सर्कुलर पाथ तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, कहीं टेंशन पहले ज़ीरो हो रही, कहीं वेलोसिटी ज़ीरो हो रही, तो सर्कुलर पाथ नहीं कर रहा है अल्टीमेटली। तो अब हमको देखना है कि ऐसी कौन सी इनिशियल वेलोसिटी हो कि वो अपना पूरा सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर ले और हाईएस्ट पॉइंट भी पहुंच जाए, हाईएस्ट पॉइंट पे भी पहुंच जाए। तो अगर ये हमको देखना है तो इसके लिए पहले फिगर समझना पड़ेगा। सपोज़ करिए ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमको a मालूम है और हाईएस्ट पॉइंट ये a है, यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया u वेलोसिटी से। अब ये हाईएस्ट पॉइंट c तक चढ़ गया, ये हमारे पास b था जहाँ पे एंगल π/2 था और हाइट a थी। तो अब ये हाइट तो 2a हो जाएगी और ये एंगल हमारा थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट P पर ये एंगल थीटा बना रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। C तक पहुँचने में थीटा जो है वो पाई के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो ये पूरा खुल जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही लिखा है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। इधर लिखें फॉर वेलोसिटी और इधर लिखें फॉर टेंशन। अब फॉर वेलोसिटी हमको देखना है तो पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag 1 माइनस कॉस थीटा। तो v अब c पॉइंट पर पहुंचने पर मान लीजिए जब ये c पर पहुंच रहा है हाईएस्ट पॉइंट c, तो यहाँ पे टेंशन भी ज़ीरो हो रहा है और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो रही है। ये ठीक है, C पे बस C तक पहुँचना ही है। अभी पहले ये देख लेते हैं कि C तक पहुँचने में उसकी क्या वेलोसिटी और टेंशन होगी। तो यहाँ से C तक पहुँचने में एट C v इज इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू पाई, ये हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, v स्क्वायर की जगह 0, u स्क्वायर माइनस 2ag 1 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag 1 माइनस -1 2 हो जाएगा। ये कॉस पाई की वैल्यू -1 है, रख के देख लीजिएगा। u स्क्वायर इज इक्वल टू 4ag, u इज इक्वल टू अंडर रूट 4ag। अगर पॉइंट C तक ही पार्टिकल को पहुंचना है तो u इज इक्वल टू 4ag होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टिकल को पॉइंट C के आगे चलना है तो v जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, v ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर v 0 से बड़ा है तो ये पार्टिकल और आगे आ जाएगा, और अगर v यहाँ तक आने पे 0 हो गया तो यहीं रुक जाएगा। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 से बड़ी है, 0 से ज़्यादा है तो वो आगे आएगा। तो वही हमने लिखा इफ़ v ग्रेटर, इसके आगे लिख लें आफ्टर C या अबव C या बियॉन्ड A लिख दीजिए, बियॉन्ड C v ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो अगर v ग्रेटर देन 0 होगा तो u ग्रेटर देन अंडर रूट 4ag आ जाएगा। ये यहाँ से हमको मिला। और ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमारे पास u ग्रेटर देन या इक्वल टू अंडर रूट 4ag होना चाहिए। यहाँ से हमको ये पता चल गया। अगर C तक पहुँचना है तो u इक्वल टू 4ag अंडर रूट 4ag होना चाहिए। आगे चलना है
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो वो ग्रेटर देन √4 होना चाहिए। और हमको यहाँ पे सेम एक ही केस में देखना था, तो हमने लिख दिया u ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अगर ऐसा है तो पार्टिकल c तक तो पहुँचेगा ही, साथ ही साथ वो आगे भी मूव कर जाएगा अगर u ग्रेटर देन इक्वल टू √4 है तो। ठीक है, अब देखते हैं टेंशन। t इज इक्वल टू m/a u² माइनस AG 2 - 3 cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो एट C टेंशन की वैल्यू 0 होगी और थीटा इक्वल टू पाई होगा। तो 0 इज इक्वल टू m/a u² माइनस AG 2 - 3 cos पाई, ये हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1, तो ये -3 हो जाएगा, -3 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू m/a u² माइनस 5 AG। अब m/a को इधर भेज दें, 0 हो जाएगा, तो u² माइनस 5 AG इज इक्वल टू 0, u² इज इक्वल टू 5 AG, तो u इज इक्वल टू √5 AG। सेम केस यहाँ भी है। अब c तक पहुँचने में टेंशन तो उसकी c तक अगर इस वेलोसिटी से फेंके तो वो c तक पहुँचेगा और c पर पहुँचने पर वो रुक जाएगा फिर, क्योंकि उसकी टेंशन 0 हो गई। तो अगर हमको आगे भी मूव कराना है तो u ग्रेटर देन इक्वल टू √5 AG होना चाहिए। बियॉन्ड c यहाँ भी लिख लें, c के आगे, बियॉन्ड c का मतलब c के आगे, और u ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 AG। तो हमारे पास यहाँ से दो केस निकल के आए, एक तो u ग्रेटर देन इक्वल टू √4 AG और एक u ग्रेटर देन इक्वल टू √5 AG। तो देखिए अगर हम ये वाला केस लेके चलें तो यहाँ पर हमारा ये भी फॉलो हो जाएगा, क्योंकि 5 AG √5 AG जो है वो 4 AG से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम u ग्रेटर देन इक्वल टू √5 AG लेकर के चलें तो यहाँ पे हमको ये केस भी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हमारी वेलोसिटी u ग्रेटर देन इक्वल टू 5 AG है, अगर हम इस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू √5 AG, तो पार्टिकल c पर तो पहुँचेगा ही, साथ ही साथ वो आगे भी आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर टेंशन वाली वेलोसिटी भी 0, टेंशन वाली वेलोसिटी है ये कि टेंशन 0 ना हो, तो टेंशन तो यहाँ तक पहुँचने में 0 नहीं होगा। और ये वाली भी कंडीशन उसी के अंदर आ रही कि 4 AG भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 AG अगर हम फेंकते हैं तो 4 AG को ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा v भी 0 नहीं होगा और t भी 0 नहीं होगा, पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। और आगे भी एक चीज़ और है, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, तब देखते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी के लिए u ग्रेटर देन इक्वल टू √4 AG आया था और टेंशन के लिए u ग्रेटर देन इक्वल टू √5 AG आया था। तो अगर हमारे पास u ग्रेटर देन √5 AG है, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 AG है, तो उसकी वेलोसिटी और टेंशन इस पॉइंट तक पहुंचने में कहीं पर भी 0 नहीं होगी। ये तो हमने देख लिया, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी ऑलरेडी इसके अंदर ही आ गई। तो यहाँ तक पहुँचने में इसके बीच में कहीं भी टेंशन और वेलोसिटी 0 नहीं होगी। दूसरा क्या है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो ग्रेटर देन ये है, ठीक है। और दूसरा इफ़ u इक्वल टू √5 AG। अब ऐसा केस है कि u इक्वल टू √5 AG है, तो जब u इक्वल टू √5 AG है, तो ये हमने देखा था कब आया था, ये पॉइंट C पर जब टेंशन 0 हो रही थी तब आया था। इसका मतलब देन एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन इन द स्ट्रिंग विल मोमेंटरीली 0। ये क्यों लिखा है ये भी समझाते हैं। अगर u इक्वल टू √5 AG से हम पार्टिकल को फेंक दें तो वो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पर आने में उसकी बीच में टेंशन कहीं 0 नहीं होगी, लेकिन इस हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगी। तो जैसे इसकी टेंशन 0 हो जाएगी, बट वेलोसिटी √5 AG है जो कि √4 AG से बड़ी है, तो इसके पास वेलोसिटी तब भी रहेगी, टेंशन 0 हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी रहेगी। तो जैसे ही टेंशन 0 होगा, वेलोसिटी फिर भी है, तो ये जैसे ही थोड़ा सा भी आगे चलेगा फिर से अपनी टेंशन को प्राप्त कर लेगा, रिगेन कर लेगा इसकी अपनी टेंशन। तो वही लिखा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल मोमेंटरीली 0। कुछ क्षण के लिए टेंशन 0 होगी, लेकिन इसके पास वेलोसिटी इनफ, इसके पास इतनी वेलोसिटी है कि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर ले। सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए ये वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये उससे तो ज़्यादा ही है। तो अब उसके पास इतनी वेलोसिटी है कि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर ले
तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तुरंत टेंशन उसमें फिर से आ जाएगा, और जैसे उसमें टेंशन आएगी वेलोसिटी पहले से है तो वो अपना सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगा। और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट मोशन का पार्ट ख़त्म होता है सर्कुलर मोशन का। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मैं सारी एक वीडियो उसी में डाल दिया हूँ मैंने। तो अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें क्वेश्चंस भी चाहिए इस टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा, वरना फिर अपना अगला टॉपिक सेंट्रल ऑर्बिट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।